नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो संविधान से संबंधित जो टॉपिक है उसमें नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नागरिकता से संबंधित आज तक जितने भी संशोधन हुए हैं उन संशोधनों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हाल ही कुछ ही दिनों में एक बिल आया CAA, उस CAA बिल पर भी चर्चा करेंगे। जो पहले CAB था आजकल CAA बन गया, उस बिल पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अलग से एक क्लास लेके आएंगे CAB पर। जो तमाम जो प्रश्न बन रहे हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नागरिकता। आज का टॉपिक है नागरिकता। इस सिटीजनशिप से संबंधित जितने भी तमाम प्रश्न हैं उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नागरिक कौन होता है। नागरिक के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि नागरिक किसे कहेंगे। नागरिक कि ऐसा व्यक्ति जिसको जिस देश में यहाँ पर राजनीतिक के साथ साथ उनको जो सिविल राइट्स है वो सिविल राइट्स प्राप्त हो, यानी उसको राजनीतिक अधिकार तथा सिविल राइट्स प्राप्त हो, उनको क्या कहेंगे, हम नागरिक कहेंगे। राजनीतिक मतलब आपको वोट देने का अधिकार हो, सरकार चुनने का अधिकार हो, आपको खुद को राजनीतिक तरीके से चुनाव लड़ने का अधिकार हो। सिविल मतलब जो नागरिकों के अधिकार हैं जिनमें आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार है, तो उन नागरिकों के जो अधिकार है वो सिविल राइट्स और राजनीतिक जिनको प्राप्त है वो व्यक्ति इस देश का नागरिक कहलाता है। यानी भारत में जो नागरिक है वो जिसको राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स जिसको प्राप्त है वो क्या कहलाता है, नागरिक। अब हम देखेंगे क्या भारत में केवल नागरिक रहते हैं, भारत में केवल नागरिक रहते हैं। तो इससे संबंधित जो तमाम प्रश्न बनते हैं वो देखें हम। जो राजनीतिक रूप से यहाँ पर जो व्यक्तियों के प्रकार है भारत में वो 4 प्रकार है। एक पहला है नागरिक जिसको सिटीजन कहते हैं। एक होता है शरणार्थी रिफ्यूजी। एक होता है विदेशी एलियन विदेशी। और एक होता है राज्य विहीन यानी स्टेटलेस। ये 4 प्रकार के व्यक्तियों के 4 प्रकार हैं। व्यक्तियों के 4 प्रकार होते हैं। एक नागरिक, शरणार्थी, विदेशी और राज्यविहीन। इनको हम देखेंगे। नागरिक के बारे में मैंने चर्चा की कि जिसको राजनीतिक और सिविल राइट्स जिसको प्राप्त होते हैं वो नागरिक कहलाते हैं। शरणार्थी का मतलब कोई भी विदेशी नागरिक अगर यहाँ पर भारत में शरण ले रहा है, आकर रह रहा है कुछ दिनों के लिए, तो वो शरणार्थी। एक होता है विदेशी मतलब कोई व्यक्ति यहाँ भारत में घूमने के लिए आया, व्यापार के उद्देश्य से आया, रहने के उद्देश्य से आया, तो वो विदेशी कहलाते हैं। एक होता है राज्यविहीन स्टेटलेस, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार की नागरिकता नहीं है, किसी अन्य राज्य की भी उनके पास नागरिकता नहीं है, वो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। और आपने देखा सीरिया में कुछ ऐसे मैटर चल रहे हैं राज्यविहीन के बारे में। अब बांग्लादेश के जो रोहिंग्या है उन रोहिंग्या का भी मैटर उठा हुआ है, तो वो राज्यविहीन है। यानी उनके पास न तो भारत की नागरिकता है और न ही उनके पास बांग्लादेश की, यानी वो स्टेटलेस जो नागरिक है वो कहलाते हैं। उनके पास न तो किसी राज्य की यानी न तो जहाँ से वो आए हैं वहाँ की और न ही जिस जगह रह रहे हैं, यानी उसको कहेंगे जो अवैध रूप से रह रहे हैं। ऐसे लोगों को राज्यविहीन की संज्ञा में रखा जाता है। तो व्यक्तियों के 4 प्रकार। व्यक्तियों के कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला नागरिक, दूसरा शरणार्थी, तीसरा विदेशी और राज्यविहीन। अब हम देखेंगे हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी हमारे संविधान में क्या प्रावधान है नागरिकता से संबंधित, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे भारतीय संविधान का एक है भाग 2। इस भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख कर रखा है और अनुच्छेद
5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये प्रावधान है कि नागरिकता से संबंधित यानी सिटीजनशिप से संबंधित भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक प्रावधान किया गया है। अब जो नागरिकता होती है, भारत में जो नागरिकता प्रदान करता है वो गृह मंत्रालय प्रदान करता है। कौन? गृह मंत्रालय प्रदान करता है। नागरिकता कौन प्रदान करता है? गृह मंत्रालय। उसके बाद में इस भाग 2 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस भाग 2 को सबसे कठिन भाग यानी सबसे जटिल भाग कहा है। भारत में जो नागरिकता का स्ट्रक्चर है, यानी जो नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता। और इसका मतलब ये कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। यानी हमने जब संविधान के स्रोत देखे थे वहां पर भी चर्चा की थी। इकहरी नागरिकता कहाँ से ग्रहण की हमने? ब्रिटेन से। यानी आप एक ही देश की नागरिकता रख सकते हैं, जबकि कई जगह आप लिखेंगे सब यूएसए से प्रभावित। यूएसए से नहीं, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, वहां पर स्टेट्स जो होते हैं, राज्य होते हैं उनकी अलग, और जो वहां का जो संघ है उसकी जो नागरिकता होती है वो अलग होती है। भारत में कैसी नागरिकता? इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इकहरी नागरिकता कहाँ से ग्रहण की गई? ये इंग्लैंड से ग्रहण की गई, या कह सकते हैं इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की। तो सीधा साधा है, नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इस भाग 2 को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा? सबसे कठिन या जटिल भाग का। भारत में जो राजनीति प्रदान की जाती है गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। और भारत में कैसा नागरिकता से संबंधित कैसा प्रावधान है? इकहरी नागरिकता। और इकहरी नागरिकता हमने कहाँ से ग्रहण की? ये इकहरी नागरिकता हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की। इसके बाद में अब जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किया गया है। हमारे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5, जो आर्टिकल अनुच्छेद 5 है, इस अनुच्छेद 5 में लिख रखा है कि संविधान के प्रारंभ में या कह सकते हैं संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। संविधान के प्रारंभ का मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद में जो नागरिकों के अधिकार है वो क्या अधिकार है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। यानी संविधान के लागू होने के बाद जो नागरिकों के अधिकार है वो किस प्रकार से रह रहे हैं। यहाँ पर जो अनुच्छेद 5 में लिख रखा है कि हमारा जब संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू होने के बाद में भी जो नागरिकों के अधिकार है, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित जो उपबंध है उन उपबंधों की यहाँ पर चर्चा की गई। ऐसा तो प्रावधान है नहीं कि अब संविधान लागू हो गया तो जिस देश में रह रहे थे वो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, या जो किस प्रकार। तो उन्होंने 3 आधार बताए थे। उन्होंने कहा जन्म से, अगर यहाँ जन्म से भारत में रह रहा हो, जन्म के बाद या उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ठीक। या जो तीसरा प्रावधान था वो किया गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व अगर वो भारत में रह रहा है तो वो भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा, या वो उनको नागरिकता लेने का अधिकार है। या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो तो उसके भी नागरिकता के अधिकार है भारत की नागरिकता ग्रहण करने के। अनुच्छेद 5 में लिख रखा है कि संविधान के प्रारंभ होने पर जो नागरिकों के अधिकार है उनसे संबंधित जो उपबंध किए गए हैं वो अनुच्छेद 5 में किए गए हैं। अब वो 3 है, अगर जिसका जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक है, या उनके माता पिता में से कोई एक है तो भारतीय है, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व अगर वो यहाँ रह रहा है तो वो यहाँ भारत का नागरिक कहलाएगा। ये अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। इसके बाद में जो आर्टिकल 6 है, अनुच्छेद 6,
इस अनुच्छेद 6 में बहुत बढ़िया प्रावधान किया गया है। देखो 6 और 7 हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। ये याद करने का भी एक सबसे बढ़िया तरीका है कि अनुच्छेद जो 6 और 7 है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अनुच्छेद 6 है, इस अनुच्छेद 6 में लिख रखा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार बने रहेंगे। यानी आर्टिकल जो 6 है उसमें लिख रखा है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो भारत आने पर उसके जो नागरिकता संबंधी अधिकार है वो बने रहेंगे। ये आर्टिकल 6 में लिख रखा है। उसके बाद में जो आर्टिकल 7 है, अनुच्छेद 7, इस अनुच्छेद 7 में लिख रखा है, दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर कोई भारत से पाकिस्तान जाता है, भारत से कोई पाकिस्तान जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के भी नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। आप देखो, एक उदाहरण के तौर पे हम चर्चा करेंगे। ये आपका भारत है, ये आपका क्या है? भारत। इस भारत से अब आर्टिकल 6 देखो, यानी पाकिस्तान से अगर कोई भारत जा रहा है, पाकिस्तान से कोई भारत आ रहा है, तो उसके अधिकार। अब देखो किस प्रकार के अधिकार, यहां चर्चा करेंगे हम कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद या 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप एक बार ध्यान से देखना इसको। अगर कोई व्यक्ति, आर्टिकल 6 की बात करें, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को साधारण तरीके से क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, तो ऐसे लोगों को साधारण तरीके से नागरिकता दे दी जाएगी। परंतु अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, तो उन लोगों के लिए क्या प्रावधान किया गया? आर्टिकल 6 में प्रावधान किया गया कि उन्हें कम से कम 6 माह भारत में रुकना पड़ेगा। 6 माह भारत में रुकने के बाद वो क्या कराएंगे? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, यानी पंजीकरण करवाने के बाद, उनको भारत सरकार है, संसद है, यानी वो क्या देगी? नागरिकता देगी। यानी गृह मंत्रालय उनको नागरिकता प्रदान कर देगा। एक बार पुनः देखो, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, तो ऐसे लोगों को साधारण तरीके से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरी बात, वो आगे इसमें कंडीशन लिखी गई कि अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, तो ऐसे लोगों को कम से कम 6 माह तक भारत में रुकना होगा। 6 माह भारत में रुकने के बाद उसे पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद भारत सरकार उसको क्या देगी? नागरिकता प्रदान करेगी। ये जो बातें हैं, ये मूल संविधान की बातें। 1955 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, उसमें आपको सिंपल साधारण बेसिक समझना है। 1955 के नागरिकता अधिनियम की बात हम बाद में करेंगे। वहां पर 7 वर्ष लिखा है। वो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 6 माह था, परंतु आज जो उसमें संशोधन किया गया था 1955 में, वो 7 वर्ष किया गया था। हमें सिंपल बेसिक समझना है जो अनुच्छेद 6 में क्या लिख रखा है। हम 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में। हम आर्टिकल 6 की बात करें तो 2 बातें क्लियर हुई। 19 जुलाई 1948 से पहले आया, उसको साधारण तरीके से। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आया है तो उसको 6 माह भारत में रुकना होगा, और 6 माह भारत में रुकने के बाद उसे पंजीकरण करवाना होगा, और पंजीकरण के माध्यम से उसको क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद में हम देखेंगे
अनुच्छेद 7। इस अनुच्छेद 7 में लिख रखा है कि अगर इस भारत से कोई पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाने के बाद मान लो उसको भारत की याद आई या उसका मन उब गया वहां पर रहते रहते, तो वो अगर भारत में आना चाहता है तो ऐसे लोगों का वेलकम है। भारत में अनुच्छेद आर्टिकल 7 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, अगर चले जाने के बाद उसको लगता है कि मुझे भारत वापस जाना है, तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी उसी प्रोसेस के तहत जो आर्टिकल 6 में दी गई थी। देखो, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान में गया है तो उन लोगों को उसी प्रकार जिस प्रकार आर्टिकल 6 में नागरिकता दी जा रही थी, रजिस्ट्रेशन करवा के उसी प्रकार नागरिकता दी जाएगी। यानी आर्टिकल 6 और 7 दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर लिख रखा है कि पाकिस्तान से अगर कोई भारत में आया है तो उनके भी नागरिकता के अधिकार है। दूसरी बात, अगर कोई भारत से इस भारत से कोई पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाने के बाद अगर वो भारत आना चाहता है वापस, तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 8 की, यानी अनुच्छेद 8। इस अनुच्छेद 8 पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, अनुच्छेद 8 में लिख रखा है कोई भारतीय मूल का व्यक्ति कहीं विदेश में रह रहा हो और विदेश में रहने के बाद, जैसे मान लीजिए भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, जैसे उनके कोई दादा, परदादा, नाना, नानी अगर कोई विदेश में रह रहे हैं, यानी उनका जन्म तो भारत में हुआ था परंतु किसी कारणवश वो विदेश में रह रहे हैं, और विदेश में रहने के बाद जो उनकी संतानें हैं, विदेश में रहने के बाद जो भारतीय मूल के कोई व्यक्ति है और उनके जो वंशज है, उनकी संतानें हैं, उनके नाती पोते जो भी हो, वो अगर भारत में आना चाहते हैं तो उन लोगों को भी नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। सीधी सादी बात है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, यानी किसी के कोई माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, अगर कोई जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु आज वर्तमान में विदेश में रह रहा हो, तो उनकी भारतीय मूल की कोई व्यक्ति कोई विदेश में रह रहा है और उनकी कोई संतानें हैं, तो उनको भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, उनके भी नागरिकता के अधिकार है, वो अनुच्छेद 8 में लिखा है। उसके बाद में जो आर्टिकल है 9, इस आर्टिकल 9 में लिख रखा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देता है, या कई स्वेच्छा से कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अपनी स्वेच्छा से कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उस बंदे की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कोई भी पर्सन, कोई व्यक्ति हो, अगर वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों की भारत में नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, दो राष्ट्रों की नागरिकता नहीं रख सकता। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद में जो अनुच्छेद 10 है, इस अनुच्छेद 10 में लिख रखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ से। अनुच्छेद 10 में लिख रखा है कि अगर कोई यहाँ पर भारतीय नागरिक वो रह रहा है, उसके नागरिकता संबंधी अधिकार बने रहेंगे, यानी नागरिकता संबंधी अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना, यानी जब तक बना रहना, जब तक संसद उसमें कोई संशोधन नहीं करती, संसद उसमें कोई प्रावधान नहीं करती, जब तक उनकी नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। ये आर्टिकल 10 में 10 है, उसमें लिख रखा है कि भारतीय नागरिकों के उनके नागरिकता संबंधी अधिकार है,
परंतु जब तक कोई संसद उनमें संशोधन नहीं कर देती तो तब तक उनके अधिकार बने। मान लिया नागरिक सरकार ने कोई संशोधन कर दिया, कोई विधेयक लेकर आई, कोई बिल लेकर आया और उस बिल में प्रावधान किया गया, उस बिल को एक्ट बना दिया गया, तो नागरिकता संबंधी जो उनके अधिकार थे उनमें कमी की गई। परंतु जब तक संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती तब तक उनके नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जरूरी है, यानी उनके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। ये आर्टिकल 10 में लिख रखा है। इसके बाद में जो अनुच्छेद 11 है, इस अनुच्छेद 11 में लिख रखा है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बन सकता है यहाँ से। अनुच्छेद 11, इस अनुच्छेद 11 में लिख रखा है, स्पष्ट लिख रखा है कि नागरिकता संबंधी संशोधन या नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाएगी, वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अगर नागरिकता से संबंधित कोई विधेयक लाना है, संशोधन करना है, तो वो भी कौन करेगी? संसद। केवल कौन करेगी? संसद। यानी राज्य की सरकारों को नागरिकता संबंधी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, किसी भी राज्य सरकार को। तो यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है? राज्य विधानमंडल, संसद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। तो कौन बनाती है? संसद। नागरिकता संबंधी कानूनों में संशोधन भी कौन करेगी? संसद ही करेगी। यानी राज्य सरकारों को इस संबंधी कोई प्रावधान लागू नहीं है या उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो नागरिकता में या नागरिकता जो कानून है उनमें संशोधन कर सकते। ये हमारे अनुच्छेद थे जो 5 से लेकर 11 तक। अब हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे जो संशोधन थे, नागरिकता में संशोधन कितने बार संशोधन किया गया, कौन कौन से संशोधन किए गए, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। नागरिकता संबंधी संशोधन, नागरिकता संबंधी संशोधन। पहला जो संशोधन किया गया संविधान लागू होने के बाद वो किया गया 1955 में। और थोड़ी देर पहले आपने जो विवाद सुना CAA, ठीक है, तो वो भी जो प्रावधान किया गया था CA, वो 1955 के नागरिकता अधिनियम में ही संशोधन किया गया था। मैंने आपसे वादा किया कि मैं CAA पर या कहे CAB पर मैं अलग से एक क्लास लेके आऊंगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला जो संशोधन किया गया 1955 में, इस 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 1955 के नागरिकता अधिनियम संशोधन के तहत 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। याद रखना, 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। पहला, जन्म से, ठीक है। तो दूसरा प्रावधान किया गया वंश परंपरा से। दूसरा, देशीयकरण से। चौथा है पंजीकरण से। और 5वां है भू विलेय या कहे भूमि विलेय के आधार पर। देखो, जन्म से यानी जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले भारत में हुआ है तो वो क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक, जन्म से, ठीक है। एक वंश परंपरा का मतलब माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें भी क्या कहलाएगी? भारत की नागरिक कहलाएगी, ठीक है। हमने 2 पर चर्चा की। देशीयकरण का मतलब होता है ऐसे कोई विदेशी मूल के व्यक्ति जो कला, संस्कृति, साहित्य के कोई विख्यात हो या उन्हें भारतीय संस्कृति की ओतप्रोत या उनका ज्ञान हो या लगातार भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा हो या पर्टिकुलर किसी विषय विशेष पर उनका अनुभव हो लंबे समय से, तो ऐसे लोगों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान कर सकती है, यानी देशीयकरण के माध्यम से। कौन से लोगों को? जो कला, संस्कृति, साहित्य के विख्यात व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को देशीयकरण के माध्यम से
क्या दी जा सकती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पंजीकरण, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करवा कर यहाँ पर भारत में रहना। मैंने बताया अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, 7 वर्ष से, तो 7 वर्ष तक अगर लगातार भारत में रह रहा हो तो वो पंजीकरण करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण करवाकर भारत की नागरिकता ग्रहण करना अगर कोई व्यक्ति चाहता है, लगातार 7 वर्ष यहाँ भारत में रह रहा है और 7 वर्ष अगर रह रहा है उसके बाद वो पंजीकरण करवाता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यानी ये 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार थे, उनमें एक पंजीकरण है जो हमने देखा। कम से कम 7 वर्ष तक अगर भारत में रह रहा हो तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अंतिम है भूमि विलेय के आधार पर या भू विलेय के आधार पर। अगर कोई क्षेत्र भारत अर्जित कर लेता है, जैसे पाकिस्तान का कोई क्षेत्र अर्जित कर लिया, म्यांमार का कर लिया, चीन का कर लिया, पाकिस्तान का कर लिया, बांग्लादेश का कोई क्षेत्र अर्जित कर लिया, तो उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग अगर आज अब वो वर्तमान में भारतीय जो संघ है उसकी इकाई है तो उस इकाई क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग भी क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। यानी अगर भारत ने कोई भूखंड यानी भूभाग किसी दूसरे देश का ग्रहण कर लिया और वो भारत के अंडर है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे, उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके थे, उन पर मैंने आपको विस्तार से चर्चा की। पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा देशीयकरण से, चौथा पंजीकरण से और 5वां भूमि विलेय के आधार पर। ये 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया उसमें और कब कब संशोधन किए गए। पहला मैंने संशोधन बताया 1955 में किया गया। संशोधन कब किया गया, 1955 में। उसके बाद इसमें संशोधन किया गया 1957 में, फिर किया गया 1960 में, फिर संशोधन किया गया 1985 में, फिर किया गया 1992 में, फिर किया गया 2003 में, फिर किया गया 2005 में, फिर किया गया 2015 में और फिर किया गया 2016 में। जो 2016 वाला है, अब 2019 में जो संशोधन किया गया था उस पर जो CAB लाया गया था उस पर हम चर्चा करेंगे। ये प्रमुख संशोधन किए गए। जो 16 में लाया गया वो 16 वाला लागू नहीं हो सका, उसको पुनः 2019 में संसद में रखा गया उस बिल को, जो 2019 में लागू हुआ। तो आज तक जो संशोधन किए गए 55 में, 57 में, 1960 में, 85 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2016 वाले में लागू नहीं होने के कारण पुनः बिल संसद में रखा गया और 2019 में संशोधन किया गया। हम अब चर्चा करेंगे इस 2003 वाला है, इस 2003 में जो संशोधन किया गया, इस 2003 वाले संशोधन के तहत एक लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर या उसके सुझावों के आधार पर 2003 में जो 16 देशों के लोग थे, 16 देशों के जो प्रवासी भारतीय थे, 16 देशों के प्रवासी भारतीय थे, उन प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता दी गई। यानी जो भारतीय मूल के लोग थे, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वो यहाँ भारतीय मूल के थे, विदेश में रह रहे थे, कोई व्यापार कर रहा था, कोई किसी और कारण वहां पर गया हुआ था तो रह रहे थे, ऐसे 16 देशों के लोगों को दोहरी नागरिकता दी गई। 16 देशों के लोगों को क्या दी गई, दोहरी नागरिकता दी गई। यानी उनको भारत की नागरिकता भी है और जिस देश में वो रह रहे हैं वहां की भी उनको नागरिकता दी गई। 16 देशों के प्रवासी भारतीयों को नागरिकता दी गई। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। 2003 से ही हम लगातार प्रवासी भारतीय दिवस मनाते आ रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते आ रहे हैं 2003 से, और ये मनाया जाता है 7 से
9 जनवरी तक, 7 से 9 जनवरी, मुख्य रूप से 9 जनवरी से, यानी पहली बार मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को, 9 जनवरी 2003 को। और क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे और उसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। शुरुआत कब की हमने? 2003 में। और इस प्रवासी भारतीय दिवस के दिवस पर जितने भी भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे हैं वो यहाँ पर 2-3 दिन का सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते आ रहे हैं, 7 से 9 जनवरी के मध्य। 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से कहाँ पर आए थे? भारत लौटे थे, उसी उपलक्ष्य में मनाते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो संशोधन किया गया उसमें अब 2-3 जो प्रोसेस है हम उनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। एक है NRI, एक है OCI, एक है PIO। ये OCI कार्ड क्या होता है, PIO क्या होता है, NRI क्या होता है, हम इन पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से। यानी NRI पे, OCI पे और PIO ये कब कब लागू किए गए और इन OCI और PIO को कब मिलाकर एक संस्था बनाएगी, उनके ऊपर भी हम चर्चा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि NRI, OCI और PIO क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीय, यानी ऐसे लोग जो भारत के नागरिक तो हैं परंतु भारत में नहीं रह रहे, विदेश में रह रहे हैं, वो कहलाते हैं अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय यानी इनको नागरिकता कहाँ की होती है? भारत की नागरिकता होती है NRI को, परंतु इनका साधारण निवास कहाँ पर होता है? विदेश में होता है, यानी अनिवासी भारतीय कहलाते हैं। जो NRI होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी अनिवासी भारतीय। सामान्यतः नागरिकता कहाँ की? भारत की। साधारण निवास कहाँ पर? विदेश में, यानी भारत के ही नागरिक होते हैं परंतु वो कहाँ पर रहते हैं? विदेश में रहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे OCI, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के समुद्री पारीय नागरिक, भारत के समुद्री पारीय नागरिक, यानी कह सकते हैं सीमा पारक नागरिक, सीमा पारक नागरिक, यानी जिनको हम OCI कार्ड धारक बोलते हैं। OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के समुद्री पारीय नागरिक। इनको सामान्यतः जो नागरिकता होती है वो विदेश की नागरिकता होती है। किसकी नागरिकता होती है? विदेश की। और साधारण इनका निवास भी कहाँ पर होता है? विदेश में। जो 1955 का नागरिक संशोधन अधिनियम था, इस 1955 के नागरिकता अधिनियम संशोधन पर आधारित है ये। इसके तहत अगर कोई जो भारत के मूल निवासी थे वो विदेश में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को वहां पर भारत में नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए प्रावधान किया गया, एक OCI कार्ड बनाया गया। इस OCI कार्ड के तहत उनको क्या होता था? लाइफ टाइम वीजा होता था, भारत में रहने का लाइफ टाइम वीजा होता था। और ये कार्ड व्यवस्था शुरू की गई थी 2005 में। 2005 में इसको शुरू किया गया OCI कार्ड व्यवस्था को। 2005 में किस पर आधारित थी? 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आधारित है। ये एक लाइफ टाइम वीजा होता है, परंतु कोई व्यक्ति अगर लगातार इस OCI कार्ड धारक द्वारा 5 वर्ष लगातार भारत में रह रहा है, तो अगर वो कोई भारत का जो समुद्र पारी नागरिक है, वो अगर 5 वर्ष रहने के बाद उसको भारत की नागरिकता अगर वो ग्रहण करना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है OCI कार्ड धारकों में। परंतु जो व्यवस्था की गई वो की गई कि मूल रूप से कैसे होने चाहिए? भारत के नागरिक यानी मूल रूप से, और 1955 के अधिनियम के तहत उनके लिए प्रावधान किया गया था। और ये जो OCI कार्ड धारक व्यवस्था थी ये पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों को प्राप्त होती है। यानी पाकिस्तान व बांग्लादेश के नागरिकों को ये सीमा पारक या समुद्री पारीय नागरिकता
नहीं दी जाएगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि पाकिस्तान को व बांग्लादेश के निवासियों को ये सीमा पारक यानी समुद्र पारी नागरिकता ओसीआई कार्ड व्यवस्था उनके लिए लागू नहीं है। यानी जो ओसीआई कार्ड धारक है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं। ओसीआई जो भारत के समुद्र पारी नागरिक है वो जो अधिकार किन किन के पास नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवासियों को नहीं है। कब शुरू की गई ओसीआई कार्ड व्यवस्था? 2005 में, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया व्यवस्था 2005 में। ये क्या होता है? ये लाइफ टाइम वीजा होता है भारत में आने जाने के लिए और रहने के लिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष इस ओसीआई कार्ड द्वारा भारत में रह रहा है, अगर वो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो 5 वर्ष लगातार रहने पर उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी पाकिस्तान को और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों पर यह लागू होता है। फिर होता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति यानी ये जो प्रावधान किया गया था ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था। 1935 के नागरिकता अधिनियम के तहत किसी के भी पूर्वज या मूल वंशज जो लोग थे, दादा दादी नाना नानी जो थे, वो अगर 1935 के अधिनियम के तहत भारत के नागरिक थे, 1900 समझना गौर से, ये यहाँ पर 55 है और यहाँ पर इस PIO में दे रखा है कि अगर 1935 के नागरिकता अधिनियम के तहत अगर किसी के पूर्वज यानी दादा दादी नाना नानी माता पिता जो भी है वो अगर भारत के नागरिक थे तो ऐसे लोगों को PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल का व्यक्ति उन्हें माना जाएगा। ये ऐसी सुविधा दी गई। परंतु इसमें बताया गया कि 1935 के अधिनियम के तहत वो भारत के नागरिक थे, परंतु वो भारत के नागरिक अगर पाकिस्तान चले गए हो, नेपाल चले गए हो, भूटान में कहीं रह रहे हो, बांग्लादेश में रह रहे हो, चीन में रह रहे हो, अफगानिस्तान में रह रहे हो, तो ऐसे लोगों को ये PIO कार्ड धारक व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। यानी 1935 के अधिनियम के तहत वो भारत के नागरिक तो थे, परंतु उनके पूर्वज या माता पिता पाकिस्तान में रह रहे हो वर्तमान में, नेपाल में रह रहे हो यानी भूटान के नागरिक हो वर्तमान में हो, बांग्लादेश के हो, चीन के हो, अफगानिस्तान के हो, तो ऐसे लोगों को PIO कार्ड की व्यवस्था नहीं की जा सकती। ये 15 वर्ष का वीजा होता है। 15 वर्ष के वीजे में अगर वो लगातार यहाँ पर 7 वर्ष रह रहा है तो 7 वर्ष रहने के बाद वो अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है या नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और ये PIO कार्ड व्यवस्था शुरू की थी 2015 में। 2015 में शुरू किया गया था PIO। PIO 1935 के अधिनियम पर आधारित है, OCI 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ये PIO बता रहा है कि अगर 1935 के अधिनियम के तहत अगर कोई भारत का नागरिक था, आज वर्तमान में कहीं विदेश में रह रहा है तो उसको 15 वर्ष का वीजा दिया जाएगा यहाँ पर रहने पर। अगर वो लगातार 7 वर्ष रह रहा है तो भारत का स्थायी नागरिक बन सकता है। ये मूल रूप से भारत के नागरिक होते हैं, परंतु वर्तमान में जिनके पास नागरिकता होती है वो विदेश की नागरिकता होती है, और साधारणतः उनके पास भी नागरिक जो होते हैं वो विदेश के नागरिक कहलाते हैं। परंतु यहाँ से बड़े बड़े PIO कार्ड धारकों को कौन कौन से देश के निवासियों को या नागरिकों को PIO कार्ड व्यवस्था नहीं दी जा सकती? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान को नहीं दी जा सकती। कितने वर्षों का वीजा है? 15 वर्षों का वीजा होता है। कितने वर्ष भारत में रहने पर उसको ना भारत की नागरिकता दी जाएगी? 7 वर्ष। और OCI कार्ड को कितने वर्ष? 5 वर्ष रहने पर। OCI व्यवस्था कब लागू की गई? 2005 में। और PIO कब लागू किया गया? 2002 में। अब यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो बनता है इस OCI को और इस PIO को, इस OCI और PIO को दोनों को एक जगह मिलाकर, जब मैंने बताया 2015 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था 2015 में, तो 2015 में इस PIO और इस OCI और इस PIO को मिलाकर एक संस्था बना दी अलग, वो OCI। यानी हम कह सकते हैं कि इस PIO को OCI में मिला दिया गया। कब मिलाया? 2015 में। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। OCI और PIO को मिलाकर क्या बनाया गया? OCI बनाया गया। कब बनाया गया?
2015 में। तो आज के वीडियो में हमने नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान थे उनके ऊपर चर्चा की। नागरिक कौन होते हैं या किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा की। सामान्यतः राजनीतिक रूप से व्यक्तियों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। तमाम अनुच्छेदों के बारे में हमने चर्चा की और उसके बाद में जितने भी नागरिकता अधिनियम संशोधन थे उसके बारे में हमने चर्चा की। और हमने एक टॉपिक इसी में लिया NRI, PIO और OCI के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। ये नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान थे वो हमने लिए। इसके अलावा आपका एक जो टॉपिक बचता है जो CAA, ठीक है, और एक NPR, हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।